हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th का फाइनल एग्जाम हो चुका है मार्च 2025 का। और आज के वीडियो में मैं क्लास 12th के एनुअल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। देन एफ एक्स इज 1 ऑन 2 के बारे में हमने बताना है। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो फंक्शन क्या है हमारा कि एफ एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम, देखो ध्यान देना, रियल टू रियल है और फंक्शन है हमारा एक्स रेज टू पावर 4। तो ये बताना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो बिल्कुल भी 1 1 नहीं है, क्योंकि -1 की जो इमेज है वो -1 की पावर 4 यानी +1 आएगी, और +1 की जो इमेज है वो भी 1 की पावर 4 1 आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि -1 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की इमेजेस इक्वल आ रही हैं, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। हम इसको एक बार ऑन टू के लिए भी चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन अपने सामने आ गया है। तो अब इसको ऑन टू के लिए चेक करो भाई। ये तो मैंने चेक कर दिया 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए देखो फंक्शन क्या है, इस बात को समझो। रियल से रियल पर है। रियल में क्या होता है, नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि जो x रेज टू पावर 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये जो फंक्शन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, यानी कि जो हमारी रेंज आएगी वो रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि वो डोमेन का सबसेट होगी। तो फंक्शन ऑन टू है ही नहीं। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो अगर ये दो रियल नंबर्स हैं तो हर रियल नंबर की इमेज पॉजिटिव नंबर्स या 0 आएंगे। नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। जब आप यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो आंसर आपको पॉजिटिव देगा। तो जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 और नोर ऑन टू। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ मैं बता दूं कि इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये देखो, साइन इनवर्स 1/रूट -1/√2। देखो इंग्लिश में ही चलेगा 12th का। तो द प्रिंसिपल वैल्यू, साइन की जो ब्रांच होती है, साइन की जो ब्रांच होती है वो -90 टू 90, साइन इनवर्स की ब्रांच -90 टू 90 क्लोज इंटरवल में होती है। तो साइन इनवर्स -1/√2, अगर मेरे रिवीजन वीडियो आपने देखो मैंने डायरेक्ट हिंट बता रखा है। साइन की वैल्यू 1/√2 कितने पे होते हैं, 45 पर माइनस लग गया तो -π/4 आ जाएगा, जो कि इसको बिलोंग भी करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, -π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 2। देखो 3/3 ऑर्डर का जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें 9 प्लेस आपके होंगे। ये क्वेश्चन हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है। हर प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास केवल 2 ही डिजिट्स है, 0 और 2। यानी कि अगर मुझे A11 की जगह रखना है तो या तो मैं यहाँ 0 रखूंगी, एक मिनट भी, या तो मैंने यहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है या फिर 2 रखना है। यानी कि इस प्लेस पर आने के लिए भी 2 डिजिट्स है, इस पर भी 2 डिजिट्स है और इस पर भी। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हुए 2⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, 9। ये सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, बस वहां पर 0 और 1 दे रखा था। तो इसमें आपको 2⁻⁹ हर प्लेस पे 2 डिजिट रखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेप्थ समझनी है तो क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझो। तो 512 हमारे तरीके के मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हर ऑप्शन को मैं यहाँ पर राइट करती जा रही हूँ, आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, रेड कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या फंक्शन है बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है
और इसकी पूरी डिटेल मेरे चैनल पर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है। जिसको समझना हो, अब तो आपका एग्जाम हो चुका है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होते हैं वो केवल और केवल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं केवल। और यही ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पर, 4 पर, 1 पर, -2 पर या -1.5 पर। तो ये तीनों तो इंटीजर्स हो गए, तो इन पे तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, केवल इस पर कंटिन्यूअस होगा। मान लो मैं 4 पे दिखाऊं कंटिन्यूटी, तो 4 पे जब तुम इसकी लेफ्ट लिमिट लोगे तो ये 4 माइनस एच आएगा और 4 माइनस 1 यानी 3 बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी वो 4 आएगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होने वाला है। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ये कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1.5, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे जरूर डिस्कस कर सकते हो। यह है क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन है हमारा मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, ये -1 पे। दोनों को जब तुम ओपन करोगे तो ये फंक्शन दोनों पर ही कंटिन्यूस होगा। अगर मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन कराती हूँ तो भाई वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप इन फंक्शंस को ओपन करते हो तो आपके इनके 3 केस बनेंगे, 3-4 केस बनेंगे। एक केस आपको लेना पड़ेगा x की वैल्यू अगर -1 से लेस है। दूसरा केस आपको लेना पड़ेगा कि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है। फिर आपको लेना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू 0 है, फिर मैं लूंगी x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये 4 केस मुझे लेने पड़ेंगे। अब ये वैल्यू अगर -1 से लेस है तो x तो नेगेटिव है, तो मोड x माइनस एक्स हो जाएगा। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि मोड x होता है -x अगर x नेगेटिव है और +x अगर x पॉजिटिव है। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया माइनस का x हमारा, ठीक है, ये तो हो गया माइनस का x हमारा। और अब इस चीज को पकड़ो, इस चीज को पकड़ो कि अगर x -1 से लेस है तो x प्लस 1 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो x प्लस 1 का जो मोड होगा वो माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। और एक माइनस भैया यहाँ ऑलरेडी पहले से विद्यमान है, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये पूरा फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस दूसरी कंडीशन के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ अभी भी नेगेटिव है, तो ये -x आएगा। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू x का मतलब x ग्रेटर देन -1 है, यानी x प्लस 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो x प्लस 1 का मोड x प्लस 1 ही रहेगा। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का x, और ये चीज है जो ये पॉजिटिव ही रहनी है, तो -x और -1। अब जब x 0 है तो ये वैल्यूज तो हमारी आ जाएगी, ये तो 0 ही बन जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। और जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो x और -x -1 इस तरह से आप इसको खोलोगे। तो खोलने के बाद जो ये फंक्शन बनने वाला है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहीं पर खोल देती हूँ ताकि ज्यादा काम ना बढ़े। तो ये x से तो x कट जाएगा, 1 बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला भी हो जाएगा हमारा माइनस का 2x और भैया माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब आप जब -1 पे लिमिट चेक करोगे तो इन दोनों को पकड़ लेना, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो जब हम लेफ्ट लिमिट लेंगे तो -1 पे वैल्यू 1 आएगी, जब राइट लिमिट लोगे ना और इसके अंदर -1 रखोगे तो ये 2 -1 1 आएगा, ठीक है। मैं आपको ये खोलकर बता देती हूँ कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, जब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो वो प्लस का 1 आएगी, और जब राइट हैंड लिमिट लोगे और इसमें पुट करोगे तो -2 -1 -1 2 -1 1 दोनों बराबर आ गई, तो -1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। और जब 0 पे बात करते हैं तो 0 पे भी लेफ्ट राइट लिमिट और वैल्यू सब कुछ -1 आ रहा है, तो हमारा फंक्शन 0 पे भी और -1 पे भी दोनों पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ए ऑप्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 एंड 1 बोथ। ध्यान से देख लो, 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है एंड -1 बोथ।
दोनों पर हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये तो भाई बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको सेपरेट कर लो। मैं डायरेक्ट सेपरेट कर रही हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे दोनों टर्म्स को ले आओ और माइनस कर दो। तो कोस स्क्वायर एक्स के नीचे भी दोनों टर्म्स आ जाएंगी, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, 1/कोस स्क्वायर ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। और भाई 1/साइन करोगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx। दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। इसकी टेंजेंट इसकी माइनस को टेंजेंट होती है, जो कि माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, जो कि है आपका ऑप्शन ए करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एक्स हमें गिवन है 0 to x t sin t dt। तो एफ डैश निकालना है, बहुत ध्यान से देखना भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 to x t sin t dt। अब इस f का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का निशान लगा दो। सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो आ गया f डैश x। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कट के ये रह जाएगा टी साइन टी, 0 से लेके x तक। इसमें लिमिट पुट कर दो, x साइन x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया x साइन x। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई x साइन x। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी सिंपल है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, बहुत बार रिपीट होता है। ई एक्स सीकेंट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। इसको एक बार ओपन करो, ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स। भाई ओपन का मतलब सीकेंट को 1 से और सीकेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स। या बल्कि ऐसा करो ना, ई की पावर एक्स को तो बाहर ही रहने दो कॉमन में, सीकेंट एक्स। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx। अब हम सबको पता है कि अगर सीकेंट एक्स हमारा फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है। और ये हमारा एक फॉर्मूला है क्या, कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाती है। तो इसकी इंटीग्रेशन में ये हमारा फंक्शन है, तो बस ये हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी डायरेक्ट, कि ई रेस टू पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी। और ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाता है। सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस ए। ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज सिलेबस में से हटा दी गई थी। ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए, तो ऑल सर्कल्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होती है। अब रेडियस ए तो हमें गिवन है, यानी ये तो कांस्टेंट है। तो दो वेरिएबल हो गए एच और के। जब किसी फंक्शन में दो वेरिएबल्स हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर किसी फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं तो हम उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दो बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी दो आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इजी है। ये है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इन वेक्टर्स पे हम फोकस करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं इस वेक्टर को, गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इतना सब लिखना नहीं है, इतना सब लिखना नहीं है भैया, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो
तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाता है। अब 2 × 3 कर दो, है, प्लस -1 × लैम्डा कर दो, ठीक है, और प्लस 2 × 1 कर दो, इज इक्वल टू 0। ये हो गया 6 माइनस लैम्डा प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, इधर उधर ले जाओ तो लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी बहुत सिंपल है। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर है i प्लस जे माइनस 2 के, जो 1 और -2 है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, रफली बता रही हूँ क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है ना, 1 1 4 √6 आ गया। इस वेक्टर को या इन डायरेक्शन रेशियो को √6 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। इसको कर दिया 1/√6, 1/√6 और -2/√6, ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बार बार कह रही हूं मैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। ये कहता है कि ए एंड बी आर इवेंट्स की ये दोनों इक्वल है और नॉन जीरो है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और बी बाय ए अगर इक्वल है तो इन चारों में से क्या होगा। वैल्यू लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। ए बाय बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इससे ये कट के दोनों तरफ 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इसको यहाँ ले जाओ 1 से और इसको यहाँ ले जाओ 1 से, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ देख लो, ये ऑप्शन डी है आपका करेक्ट ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये थोड़ा सा आपका लंबा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद दीज वर्टिसेस, तो के की वैल्यू निकालो। अब ये दो दो में दे रखा है, 2D में दे रखा है, तो अपना वो लगा लेना, मैट्रिक्स लगा लेना। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटरमिनेंट 1 1 1 पहला कंपोनेंट, 2 × -6 दूसरा कंपोनेंट, 5 × -4 और तीसरा कंपोनेंट k × 4 इज इक्वल टू 35। ये जो 2 है यहाँ पर, इसको उठाकर अपना यहाँ राइट साइड में ले जाओ। राइट साइड में ले जाओगे तो आपका ये 35 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो ये डिटरमिनेंट रह जाएगा 1 1 1। डिटरमिनेंट आप अपना सॉल्व कर लेना, इज इक्वल टू आ गया 70। मैं यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करके बता देती हूँ, तो आप इसको अपने आप भाई एक्सपेंड कर लेना। ये बनेगा -10k प्लस 50 इज इक्वल टू 70। 70 में से 50 गया, 70 में से 50 गया, 10k आना था भैया, 10k आएगा। ये एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं, तो ये आ गया -10k इज इक्वल टू 20। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं जिसपे मैं टिक लगाऊं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस, देन एंगल विद x एक्सिस कितना है। देखो, सिर्फ एक लॉजिक समझना है कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा एंगल बनाती है, तो ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ अल्फा हमें पता नहीं है कि भाई वो लाइन x के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा भी π/4 है और गामा भी π/4 है। तो यहाँ से अगर मैं m निकालूं
तो कोस पाई बाय 4, कोस 45 1/√2। एन निकालूं भाई जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो वो भी 1/√2। और एल हमें पता नहीं है, तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? हमें ये पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर दो। 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों तो भैया कैंसिल हो गए, क्योंकि 1/2 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल, तो एल स्क्वेयर 1 आ गया। एल स्क्वेयर 1 आ गया का मतलब जो है अपना कोस स्क्वेयर अल्फा 1 आ गया। अब जब कोस स्क्वेयर अल्फा 1 आ गया, तो कोस अल्फा 1 आ गया और अल्फा की वैल्यू π/2 आ गई। हम एक्यूट एंगल लेकर चलते हैं जब भी कोई एंगल की हमारी बात चलती है। तो अल्फा, यही इसने पूछा था कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वो एंगल ये आ गया π/2। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखना भैया इसको। If A and B are independent events such that probability of A, तो P आ रही है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और इसमें A की प्रोबेबिलिटी P है, B की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2P है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है कि भैया ए है तो बी नहीं है, ठीक है, ए है तो बी नहीं है, और बी है तो ए नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक ही, एग्जैक्टली एक ही बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रोबेबिलिटी में, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब जब एक बात को आप ध्यान रखना कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो जब ए, इफ ए, ये बात मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इफ ए एंड बी वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 1 मार्क के हिसाब से, इंडिपेंडेंट है, ए डैश एंड बी या बी डैश एंड ए भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। तो वही चीज अब हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये जो वैल्यू है ये 5/9 है। कौन सी वैल्यू? ये लेफ्ट वाली वैल्यू। ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये 5/9 है, तो हमने पी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ध्यान से देखो कि ए की जो वैल्यू है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ भाई। ए की प्रोबेबिलिटी P है, बी की प्रोबेबिलिटी 2P है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। P बी डैश का मतलब बी ना होना यानी कि 1 - 2P, ए डैश का मतलब P का ना, ए का ना होना 1 - P, और बी की प्रोबेबिलिटी 2P, और ये सारा इक्वल कर दो 5/9 के, क्योंकि एग्जैक्टली 1 वाला जो ये फंडा लिया है हमने, ये जो वैल्यू ली है ये 5/9 के इक्वल है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा P माइनस 2P स्क्वेयर प्लस 2P भाई प्लस 2P और माइनस में 2P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/9। ये बन गया 3P माइनस 4P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/9। एलसीएम ले लो 27P 9 चौक 36 बराबर है 5। इसको प्लस माइनस को इधर उधर करोगे तो ये हो जाएगा 36P स्क्वेयर माइनस 27P और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट करोगे, पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं करूंगी, ये हो जाएगा 12P माइनस 12 और 15 हो जाते हैं 27, और 12 और 15 की गुणा 180 हो जाती है। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लोगे तो इसके ये दो फैक्टर्स बनेंगे, 3P माइनस 1 और 12P माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो P की एक वैल्यू 1/3 आएगी
और एक वैल्यू 5/12 आएगी। ये बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है 1 मार्क के हिसाब से, बट फिर भी भाई एग्जाम में आ रहा था तो करना पड़ेगा। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 वर्बल है, तुरंत बता दूंगी। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन नंबर ऑफ माइनर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई एलिमेंट कितने हैं? 9। भाई 9 एलिमेंट है तो माइनर भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वैसे तो ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये जो चीज थी ये आपके सिलेबस में नहीं थी, बट भाई अब इन्होंने डाल दी है तो क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि फैमिली ऑफ लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो फैमिली ऑफ लाइंस की पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, कौन सी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो 11th क्लास में आ जाता है कि कोई भी लाइन की जनरल लाइन की जो इक्वेशन है स्लोप फॉर्म वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन अगर वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसमें सी नहीं आता। अब इसकी बना दो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें m कांस्टेंट है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू 1 यानी कि m। तो ये m की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स। इसको फर्स्ट में पुट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब है जो अपीयरिंग कांस्टेंट है उसको डिलीट करना है। तो इसके अंदर अब हम ये इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स था। m की जगह पर मैंने ये लगा दिया भाई dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। भाई जो m है m की वैल्यू क्या थी dy बाई डी एक्स, जिसको मैं अब यहाँ m की जगह पर लगा रही हूँ और मल्टीप्लाइड बाय आ गया x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो इस x को यहाँ से उठाओ और लेफ्ट में इसके नीचे ले आओ, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रख लो तो dy बाई डी एक्स तो यहीं रह जाएगा और ये y बाई एक्स बन जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स और ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो भाई जो इक्वेशन थी वो आपके सिलेबस में नहीं थी, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आपके सिलेबस में थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। If A and B are two independent events, then what is the probability of occurrence of at least one of A and B? लॉजिक को पकड़ेंगे आप। We are solving क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्या कहता है कि A and B इंडिपेंडेंट है। A and B इंडिपेंडेंट है तो क्या रिजल्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कह लो, वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब हमें निकालनी है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक, भैया तो ए हो या बी हो या दोनों हो, एटलीस्ट वर्ड भी आ गया ना, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें ए या तो ए होता है या बी होता है, कई बार दोनों भी हो जाते हैं, वही चीज यहाँ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह आपने ये रिजल्ट यूज करना है प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज अब आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये यहाँ कॉमन ले लिया 1, इसको कॉमन ले लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया था तो भी आप ठीक है, आप यहाँ छोड़ रहे हैं तो भी आप ठीक है, और अगर अभी मैं और आगे करूंगी, अब मैं इसको छेड़ूंगी, ये बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये रिजल्ट याद करो कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है, हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1, उसी को मैंने यहाँ यूज किया है।
प्लस इन दोनों को अब मैं लिखने जा रही हूँ। ये आ गया प्लस, अरे एक मिनट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब इन दोनों में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को कॉमन ले दूंगी तो ये बनेगा 1। यहाँ से तो बच गया 1, भाई यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बच गया, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस टर्म को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकती हूँ। ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। एक्चुअल आंसर तो ये है, लेकिन ये भी आपका आंसर हो सकता है, और सही बताऊं तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तीनों में, तीनों के तीनों सही है, आप जहां तक भी इस क्वेश्चन को करके आए हैं। और अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि ये यहाँ स्टेटमेंट है 19 की, और यहाँ इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है असर्शन रीजन। अब कुछ बच्चे और टीचर्स कह रहे हैं कि भाई कॉम्पोजिशन नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कॉम्पोजिशन है, यस इट इज इन सिलेबस, यस इट्स इन सिलेबस, ठीक है, ये बिल्कुल सिलेबस में है। आपकी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में, चैप्टर 1 के लास्ट में कॉम्पोजिशन दे रखी थी, और मैंने ये बात अपनी वीडियोस में बार बार कही है कि ये क्वेश्चन आएगा सिलेबस पेपर में। क्लियर है? तो हमें ये कहा गया है कि भाई एफ एक्स, हमें क्या कहा गया है कि अगर एफ एक्स एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वेयर को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं, कि ये पहली क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स एक्स स्क्वेयर है और जी एक्स कोस एक्स है, तो ये कह रहा है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं, एफ ओ जी को चेक करो, एफ ओ जी को एक्स पे चेक करो, ये बन गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स की जगह रख दो कॉस एक्स, एफ की वैल्यू एक्स पे एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स पे क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और जी ओ एफ को चेक करो तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू एक्स पे निकालो तो कोस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर पे निकालो तो कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना बात को, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब जो असर्शन हमें दे रखा है वो ट्रू है, यानी कि ये पहले वाला ट्रू है। अब दूसरे में कह रहा है कि एफ ओ जी इन दोनों की प्रोडक्ट होता है, तो ये फॉल्स है, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। सेकंड फॉल्स है क्योंकि एफ ओ जी इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं होता, एफ ओ जी तो ये होता है जो मैंने अभी यहाँ खोला है। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जल्दी से सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वैसे तो ये भी जहां तक मुझे लग रहा है सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ आपको। दिस लाइन लाइज इन दिस प्लेन, ये लाइन है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/11 इज इक्वल टू z प्लस 1/11, और ये प्लेन है। प्लेन का मतलब, अब मेरी बात को सुनना, आप समझने की कोशिश करना कि ये कागज है और ये एक प्लेन है, और अगर प्लेन पर कोई लाइन पड़ती है, कोई लाइन सॉरी कोई लाइन अगर प्लेन के अंदर है, कोई लाइन अगर प्लेन के अंदर है और ये चीज प्लेन पर नॉर्मल है, तो वो लाइन पर भी नॉर्मल होगा। अगर कोई लाइन किसी प्लेन पर है, समझो मेरी बात को, अगर कोई लाइन किसी प्लेन के अंदर है, ठीक है भाई, हमारी जो गिवन लाइन है अगर उसका नाम एल है और वो लाइन अगर किसी प्लेन पर है, तो प्लेन पर जो लाइन परपेंडिकुलर पड़ती है वो हमारी गिवन लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ये लॉजिक समझ आ रहा है? अब वापस अपनी इस लाइन पे आ जाओ। जब हम इस लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, x माइनस 1/3, ब्लैक कलर ले लेते हैं, y माइनस 2/11 इज इक्वल टू z प्लस 1/11। जब हम इस लाइन की बात करते हैं तो सुनो ध्यान से, ये लाइन अपनी हो जाएगी,
इस ये तो अपनी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो हो जाएंगे 3, 11 और 11। क्लियर हो गया। और जब मैं प्लेन की इक्वेशन की, प्लेन आपने पढ़ नहीं रखा, जिस बच्चे को प्लेन की डिटेल चाहिए तो वो बच्चे मेरे चैनल पर वॉच वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। जिसको भी ये प्लेन की डिटेल समझनी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लेन की इक्वेशन होती है बच्चे 11x माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें y है नहीं। प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये जो a b c होते हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं। अब ये जो लाइन है, अब ये जो डायरेक्शन रेशो हैं वो इस लाइन के हैं जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। समझ रहे मेरी बात को? प्लेन पर, ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है और ये हरी लाइन प्लेन पर नॉर्मल है, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वो हो गए 11। जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगी, कोमा 0 कोमा -3। क्लियर है। इस ग्रीन लाइन के डायरेक्शन रेशो मैंने ग्रीन कलर में लिख दिए हैं और बेटा जी ब्लू लाइन के डायरेक्शन रेशो ये है, लाइन भी ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर बना दी है आपकी। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं आपको मेन लॉजिक बताती हूँ कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाली लाइन प्लेन में है या नहीं। अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो गिवन लाइन हमारे प्लेन में लाई करेगी। तो अब इन दोनों की आपने प्रोडक्ट ले लेनी है, इसकी और इसकी, ठीक है। पहली है 3, 11, 11 और दूसरा है 11, 0, -3। तो 3 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 0 प्लस 11 इंटू -3, तो ये बन गया 33 माइनस 33 यानी 0 आ गया। तो यस, लाइन लाइज ऑन द प्लेन या इन द प्लेन, यानी कि जो लाइन हमें दे रखी है वो प्लेन पर लाई कर रही है। तो जो असर्शन है वो हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यही कह रहा है कि दिस लाइन लाइज इन द प्लेन। और ये जो है ये अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ए स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन। कोई स्ट्रेट लाइन प्लेन में लाई करेगी इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, अगर वो प्लेन के पैरेलल है तो भी उसको माना जाता है। एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द प्लेन, या फिर उसका कोई पॉइंट लाइन का जो है वो प्लेन में अगर हमारा लाई करता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कोई लाइन को प्लेन में लाई करने की। तो जो हमारा रीजन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस कहा जाएगा। तो अगर आप इसको करके आए हो तो मेरे हिसाब से आपको इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। बहुत जल्द मैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपने छोटे भाई बहनों को चैनल का लिंक शेयर करें। थैंक यू।